तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्वीट हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हीरा मंडी वेब सीरीज़ जो रिसेंटली 2024 पे रिलीज़ हुआ है। इसके जो डायरेक्टर है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी मशहूर इंसान है जिनका नाम आप सबको पता ही चल चुका होगा, संजय लीला बंसाली, जिन्होंने जो पाकिस्तान के लाहौर के स्थान के जो वेश्याएँ हैं, जो वहाँ के गायक हैं, उनके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई है जो वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर इसको देखने के लिए आप लोग के अंदर पेशेंस होना जरूरी है। इसके टोटल 8 पार्ट्स है जिसको हम पार्ट वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, अभी हम पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं जहाँ पे हम 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ मेरे कमेंट में पार्ट नेक्स्ट जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। सीजन 1 में हमें रिहाना जान को दिखाया जाता है जो अपनी खुद की बेटी मलिका जान के बच्चे को किसी इंसान को बेच देती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा और महंगे ज्वेलरी मिलते हैं। जिसके बाद ये जब बात मलिका जान को पता चलती है तो अपनी रिहाना आपा के आके पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो रिहाना आपा जो होती है वो उनको गुस्से से ये कहती हैं कि कभी भी किसी तवायब का बच्चा अपना नहीं होता, वो सब बच्चे नाजायज़ होते हैं जिनको यहाँ के जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, अमीर ज़्यादा होते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। और वैसे भी तवायब का अपना कौन होता है, तवायब का कोई भी अपना नहीं होता है। और उसके बाद वो ये भी उसको जाहिर करती है कि हर एक चीज़ की कीमत होती है और कल तुम्हारी लगी थी और आज तुम्हारे बच्चे की लगी है। जिसको सुनने के बाद मलिका जान को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो ये कहती है कि आपा आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, इनफैक्ट आपने मेरा एक खुशी जो मेरा बच्चा था आपने वो भी छीन लिया। एक दिन आएगा मैं आपको सब कुछ छीन लूँगी। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए सीन प्रेजेंट में आता है, मतलब 25 साल के बाद हम मलिका जान को देख पाते हैं जो उस जगह की सबसे बड़ी तवायब बन चुकी थी। मतलब वहाँ पे उनका दबदबा था, इतना दबदबा और इतना खौफ था उनका कि उनका खौफ का नज़ारा हम उनके बच्चों के आंखों में देख पाते थे। उनकी सारी बेटियाँ उनसे काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थी। इनफैक्ट उनसे कोई नज़रें उठा के बात नहीं करता था। यहाँ तक कि लाहौर में जो अंग्रेज़ शासन कर रहे थे वो भी उनके ऊपर आँख उठा के देख नहीं पाते थे। और वहाँ के जो नवाब होते थे वहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए, अपनी टाइम पास करने के लिए आया करते थे। बात हमें सीन दिखाया जाता है मलिका जान की सबसे छोटी बेटी वो जान को, जहाँ पे वो मुजरा कर रही होती है एक नवाब सामने के सामने। सीन सीधा यहाँ पे जाता है मलिका जान के साथ, जहाँ पे वो अपने एक नवाब के साथ, जिसका नाम यहाँ पे जुल्फ़िकार होता है, उनके साथ कहीं पर जा रही होती है। और यहाँ पे उनकी बातों से एज अ व्यूअर्स हम ये समझ जाते हैं कि उनका रिश्ता काफ़ी पुराना होता है। मलिका जान जब अपने महल में रिटर्न आती है तो उनकी छोटी बहन वाहिदा उनको आज की कमाई पकड़ाती है, जहाँ पे मलिका जान उनको ये कहती है कि बस इतना। तो वो कहती है हाँ इतना ही था। तो वो उसको गुस्से से ये कहती है कि तुम्हारी जरूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वहाँ पे उनको तलाशी लेने के लिए कहती है, जहाँ पे उनकी जो छोटी बहन थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और ये चिल्लाते हुए यहाँ से निकल जाती है कि मैं चोर नहीं हूँ। पर यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने कुछ पोटलियाँ जो सिक्कों की थी वो छुपा के रख ली थी ताकि वो अपने खर्चे के लिए यूज़ कर सके। व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वो ऐसी हरकतें आज नहीं बहुत पहले से करती हैं। वो अक्सर मलिका जान की जो इनकम थी, मतलब जो कमाई हुआ करती थी, वो सबसे कुछ ना कुछ हिस्सा छुपा के रख लेती ताकि वो अपने शौक पूरी कर सके। सीन कट होके यहाँ पे मलिका जान की सबसे छोटी बेटी आलम जान को हम देख पाते हैं जो बेहद खूबसूरत और बिल्कुल एकदम शांत किस्म की लड़की थी, जिनके फेस पे बहुत ही हया किस्म का एक नज़रिया था, जहाँ पे उनको शेरो शायरी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे वो अपने कुछ डायरी में गज़ल भी लिखा करती थी। यहाँ पे मलिका जान उनको वेश्या बनाना चाहती थी, मतलब एक बड़ी तवायब बनाना चाहती थी। बट उनको यहाँ पे तवायब बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शायराना बनना चाहती थी जहाँ पे वो अपने शायर से, मतलब शायरियों से लोगों को दीवाना बना सके। तो वहाँ पे आलम की सबसे अच्छी दोस्त साहिबा आती है और वो उसको तैयार करने लगती है। जब उनको तैयार कर रही होती है तो उन दोनों के बीच में बातचीत की वजह से हल्की सी उनकी जो मम्मी ने एक मोती का हार उनको दिया था वो वहाँ पे टूट जाता है, जहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। क्योंकि जैसे कि एज अ व्यूअर्स हमको पता है मलिका जान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की लेडीज़ होती हैं, जहाँ पे वो सारे मोती इकट्ठे करके हमारी जो मलिका जान है उनके पास लेके जाती है और उनको वहाँ पे ये अपनी मोतियाँ देती हैं। जहाँ पे मलिका जान उन पे गुस्सा करते हुए ये कहती हैं कि तुमने ये हार नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तो फिर वो अपने वहाँ के जो काम करने वाले नौकर होते हैं उनको कहती है कि मोतियाँ गिनो। तो मोतियाँ यहाँ पे साथ के उनकी जो बेटी होती है वो ये रिवील करती है कि पूरे 100 मोती हैं। तो यहाँ पे मलिका जान ये कहती है कि पूरे 100 नहीं, 101 मोती थे, मुझे आज भी याद है। तुम जाके वो एक मोती ढूंढ के लाओ वरना मैं तुम्हारी जो अच्छी दोस्त है उसको मैं बेच दूंगी। जिसको सुनने के बाद उनकी छोटी बेटी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। आलम जान को यहाँ पे रात को नींद नहीं आती, जहाँ पे वो कैसे भी करके वो एक मोती को ढूंढ के अपनी अम्मी के पास चली जाती है। जहाँ पे ये चीज़ को देख के उनकी अम्मी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब तुम्हें इस चीज़ की कीमत समझ में आ चुकी होगी। ज़िंदगी में कोई भी छोटी सी चीज़ क्यों ना हो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। को सुनने के बाद आलम ये कहती है कि अब तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को बेचोगी नहीं ना। तो यहाँ पे उनकी जो अम्मी होती है वो
खुश होकर ये कहती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी नथ उतराई कर देंगे। और यहाँ पे नथ उतराई का मीनिंग ये होता है उनको तवायब बना दिया जाएगा, मतलब अब वो लोगों के सामने मुजरा करेंगी और अपना तवायब का जो काम होता है वो करेंगी। जहाँ पे उनकी जो छोटी बेटी होती है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि मुझे तवायब नहीं बनना है और मुझे ना ही अपनी नथ उतराई करनी है। जहाँ पे मलिका जान हंसते हुए उनको ये कहती है कि मैंने भी अपनी अम्मी से ये कहा था, पर ये हम लोग की तकदीर है। और यहाँ पे उनकी जो छोटी बेटी होती है ये कहती है कि मैं अपनी तकदीर बदल दूंगी। तो यहाँ पे उनकी मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होकर ये कहती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है और वो वहाँ से उनको जाने के लिए कहती है। बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका जान आलम का नथ उतराई का ऐलान करती है, जहाँ पे बहुत बड़ा संगीत का जगह रखा जाता है, जहाँ पे सारी जो वहाँ की वेश्याएँ थी, जो कि वहाँ पे जो उनकी बेटी, उनकी खुद की बुआ की बेटी, जो सब कोई थी, वो काफ़ी अच्छा डांस करती है। साथ ही साथ मलिका जान भी जाके वहाँ पे नाचती हैं। जब वहाँ पे तीनों बहनें, मतलब यहाँ पे आलम और उनकी दोनों बहनें बैठ के बात कर रही होती है, तो आलम उनको बताती है कि वो तवायब नहीं बनना चाहती और उसको इस सब चीज़ से कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो तो सिर्फ शायरा बनना चाहती है। जिसको सुनने के बाद उनकी बुआ की बेटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ये कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम लोग अक्सर सोने के पिंजरे में रह के आज़ादी का सपना देखा करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बड़ी बहन लज्जा ओपा थी, वो उनको ये बताती है कि मेरी जो बुआ थी, जब मैं 7 साल की थी तब मुझे यहाँ पे बेच के चली गई थी और ये हमारी किस्मत है और इससे हम लड़ के निकल नहीं सकते हैं, इससे हमें अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बातचीत कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है जो लज्जो थी उसको नवाब से प्यार हो चुका था और उस नवाब का नाम था रावर साहब, जहाँ पे उनको इतना एक्स हो चुका था और वो उससे निकाह भी करना चाहती थी। और वो ये भूल चुकी थी कि हीरा मंडी की जो लेडीज़ होती है उनको कभी निकाह मंजूर नहीं होता है। जिसको बोलने के बाद बेबो जान उनको ये कहती है कि आप सच कह रहे हैं आपा, आपको सच में यहाँ पे जो आपके नवाब है वो आपसे निकाह करेंगे? तो वो भी खुश होकर कहती है हाँ, बट ये बात तुम किसी को बताना मत। और यहाँ पे ये चीज़ को कट किया जाता है। कट होकर हमें सीधा राजमहल में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक नवाब ताजदार को देख पाते हैं जो अभी ही लंदन से पढ़ाई कंप्लीट करके घर आए होते हैं, जहाँ पे उनकी दादी एक छोटी सी पार्टी रखी होती है उनके आने की खुशी में। और वहाँ पे वो उनको दादी ये कहती है कि आपका जो बातचीत है, आपका चाल चलन सब अंग्रेज़ों का जैसा बन चुका है, अब आपको तहजीब सिखाने के लिए हमें आपको हीरा मंडी भेजना ही पड़ेगा। और उस ज़माने में हीरा मंडी में लोग इसलिए जाया करते थे ताकि वो तहजीब सीख के आ सके। ताजदार का जो थॉट होता है वो भी जान पाते हैं ऐसा व्यूअर्स, उसको हीरा मंडी की लेडीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इनफैक्ट उनको पसंद ही नहीं करता था। उनका कहना ये था कि हम अपना जो तहजीब है, अपने से संस्कार है, वो एक तवायब से जाके सीखेंगे। उसके बाद वो अपने पापा के पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो ये कह देते हैं कि इन अंग्रेज़ों को हमें अपने देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि इन लोगों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सुन के कोई भी ताजगा खुश नहीं होता है क्योंकि यहाँ के जो नवाब हुआ करते थे उनके अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी और वो लोग काफ़ी मिलजुल के भी रहा करते थे। ऐसा व्यूअर्स हमें ये भी समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपना जिम्मा उठा चुके थे। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जान के पास एक अंग्रेज़ ऑफिसर आता है और साथ ही साथ वो ये कहता है कि हमें अपने जो एक पार्टी के लिए एक ऐसी तवायब चाहिए जो काफ़ी अच्छा डांस कर सके और काफ़ी अच्छा वो गाना भी गा रही हो। पर यहाँ पे मलिका जान उनको डिनाई कर देती है, कहती है कि हीरा मंडी की जो तवायब है वो अब ये नहीं है, मतलब इतनी सस्ती नहीं है कि वो जाके अंग्रेज़ों के सामने नाच गाना करे। मतलब उस जगह का दबदबा ही कुछ अलग था, मतलब उस जगह में अंग्रेज़ अपना कदम तक नहीं रख सकते थे। कहने में पूरे देश में अंग्रेज़ शासन करते थे बट हीरा मंडी को छोड़ के, क्योंकि हीरा मंडी पर राज सिर्फ और सिर्फ मलिका जान का हुआ करता था। मलिका जान का ये बात सुनने के बाद अंग्रेज़ ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भिनभिना के उठ के गुस्से से चला जाता है। जहाँ पे मलिका जान ये कहती है अपनी जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, जो फ्रेंड्स होती हैं, उनको ये कहती है कि अब ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। मलिका जान है कौन, इसको अब समझ में आया। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी ऑफिसर को देख पाते हैं जो हीरा मंडी के एक आदमी को बुलाया होता है जो बहुत सालों से हीरा मंडी में काम किया कर रहा होता है और उसका नाम यहाँ पे उस्ताद होता है, जो यहाँ की खबर वहाँ पे ले जाया करता था। और वो उस्ताद से यहाँ पे पूछता है कि जो वहाँ की जो ये है मलिका जान, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी या फिर उनका जो दुखता हुआ नस क्या है, और यहाँ से वो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश भी करता है। के बाद हमें सीन शिफ्ट होता है सीधा मलिका जान के ऊपर, जहाँ पे मलिका जान अपनी सबसे छोटी बेटी आलम जान को ये कहती है कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे नवाब आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले ताकि आपकी जो नवाबों से बातचीत और उठ बैठ हो जाए। तो यहाँ पे जो उनकी छोटी बेटी होती है वो मना कर देती है और ये बहाना करती है कि मुझे जुकाम हो गया और मैं जा नहीं सकती। जहाँ पे उनकी अम्मी उनका डायरी देखती है और कहती है काफ़ी अच्छा लिख लेती हैं आप, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुम्हें जो शायर पसंद है, मतलब जिनकी वो शायरी सुना करती थी, आज वो भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे उनकी छोटी बेटी को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो साथ ही साथ बात पलटते हुए ये कहती है कि अम्मी हम भी आपके साथ चलते हैं। बट यहाँ पे मलिका जान उनको डिनाई कर देती है और कहती है कोई नहीं, तुम अपना रेस्ट करो, तबीयत का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे आलम उनकी बात नहीं सुनती और चुपके से जाके बग्गी में पीछे तरफ बैठ के अपनी अम्मी के साथ चली जाती है अब उस जगह पे।
महल में पहुंचने के बाद वहाँ पे जो फेमस शायर होते हैं वो अपनी शायरियाँ सुनाया करते हैं और वहाँ पे सबको बैठ के उनकी शायरी का मज़ा ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे उनकी जो छोटी बेटी आलम, वो उनकी बोली हुई हर एक शायरी को अपनी डायरी में उतारने लग जाती है, जहाँ पे दूर से ताज उसको देख रहा होता है और उसकी मासूम शकल को देख के उस पर फिदा हो जाता है और उससे बात करने के लिए उसके करीब आता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में कुछ इशारे होने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो ताज के सीने पे वो डायरी को रख कर कुछ शायरियाँ वहाँ पे लिख लेती है, मतलब नोट कर लिया करती है। जैसे कि वो माहौल ख़त्म होता है, साथ के साथ वहाँ से आलम भाग जाती है ताकि उसकी अम्मी उसको देख ना ले। और यहाँ पे ताज उनको हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ पे ताज की जो दादी होती है वो ताज को बुलाती है और मल्लिका जान से मिलाती है, क्योंकि मल्लिका जान की जो सबसे छोटी बेटी थी उनकी नथ उतराई होने वाली थी, जहाँ पे दादी ने यहाँ पे ताज का नाम दे दिया था। बट ताज यहाँ पे उनकी थोड़ी सी बदनामी करते हुए, मतलब थोड़ा सा मतलब उनके लिए थोड़ा सा गलत वर्ड बोल देता है कि मतलब वहाँ के लोगों से जाके मैं भी तहजीब सीखूंगा, लाइक इस टाइप का कुछ बोल देता है, जिसको सुनने के बाद मल्लिका जान को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं मतलब उनकी दादी से कि हीरा है आपका बेटा, इसको संभाल के रखिएगा और हीरा मंडी भेज दीजिएगा, इनको तहजीब हम सिखा देंगे। और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। के बाद हम मल्लिका जान को देख पाते हैं जो काफ़ी शातिर औरत रहती हैं, जिनको उनकी बेटी के पीछे बैठ के जाने का बात ऑलरेडी पता चल चुका था, मतलब पट से पकड़ लेती है वो चीज़ों को। और साथ ही साथ वो ये भी समझ चुकी थी, आलम वहाँ पे गई भी थी और शेरो शायरी सुन के भी आई है, जहाँ पे वो आलम को रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो आलम को कुछ कहती नहीं है, पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उनसे असली जो होता है ना बदला लेती है, मतलब झूठ बोलने का सज़ा देती है। उनकी जितनी भी लिखी हुई शायरियाँ थी और जो किताबें थी उन सबको वो फाड़ देती है, फेंक देती है। और साथ ही साथ जिस डायरी में रात को उसने शायरी लिखी थी उस डायरी को उसी के सामने आग लगा देती है, जहाँ पे उनकी छोटी बेटी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और अपनी अम्मी से पूछती है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए। तो वहाँ पर वो कहती है कि रूह को सज़ा हम नहीं देते, तुम्हारे जिस्म पर सज़ा देने से हमें क्या मिलेगा, तुम्हारी रूह जो होती है वो डायरी में बसती है, इन शायरियों में बसती है, तो हम इसी चीज़ को बर्बाद कर देंगे। और यही है मल्लिका जान का बदला लेने का तरीका, ताकि मतलब यहाँ पे उनकी बातों से हमें ये समझ जाती है कि वो काफ़ी खूबकार किस्म की लेडीज रही होंगी। हमें यहाँ पे बेबो जान को दिखाया जाता है जो वालिद साहब के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही होती है। और उसी वक्त वहाँ पे उनकी छोटी बेटी मतलब छोटी बहन जो होती है वो आके ये कहती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे बेबो जान उनको समझाने जा ही रही होती है, उसी वक्त उनके जो नवाब होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो बेबो जान को लगता है कि वो गुस्सा हो गए और वो उनको जाके मनाने लगते हैं कि आप खफा होकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको ये रिवील करते कि नहीं, आज अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग है, जहाँ पर आज जो बागी लोग हैं मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है उन लोगों के ऊपर शायद सूट का भी ऑर्डर मिल सकता है। ये बात सुनने के बाद बेबो जान उनको जाने के लिए देती है। बेबो जान अपनी जो छोटी बहन आलम के साथ चली जाती है किताब के स्टोर पे, जहाँ पे वो उनकी छोटी बहन को कुछ शायरी की किताब खरीद के दे सके। जहाँ पे वो किताब के स्टोर पे जाती है और वहाँ पे उस दुकानदार से भैया से बात करती है, जहाँ पे दुकानदार उनको ये कहता है कि आजकल हम नगद नहीं दे, मतलब जो बाकी है वो नहीं दे रहे। जहाँ पे सुनने के बाद आलम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहती है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम आपको पैसे दे के लेंगे। तो उसके बाद उनकी जो बहन होती है वो मना करती है, बोलते तुम जाओ, तुम्हें जितनी किताबें चाहिए तुम ले लो, तुम्हें जो किताबें देखनी है वो देख लो और मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद वो उनको पूछते कि किताब का जो शायरी किताब है वो कहाँ पे, तो उधर वो बोलता है कि उधर हमारे आदमी भी हैं, तो आपको कुछ चाहिए होगा तो हमारी मदद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बेबो जान को देख पाते हैं। बेबो जान यहाँ पे उस किताब जो दुकानदार है उनसे एक खास किताब मांगती है, जिस किताब को लेके वहाँ से वो तुरंत निकल जाती है। किताब कोई एक क्रांतिकारी जो वहाँ का जो सबसे फेमस क्रांतिकारी था उसको पहुँचानी थी। अब उस किताब में क्या था वो तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे आलम जब अंदर जाके वो शायरी वाली किताब ढूंढ ही रही होती है तो आगे जाके वो एक शख्स से टकराती है और वो शख्स कोई और नहीं ताजदार होता है, जिसको देखने के बाद उन दोनों के दिल की धड़कनें फिर से थम जाती है। जहाँ पे ताजदार जो होता है यहाँ पे आलम से कुछ बातें करने लगता है, पर इन दोनों के बीच में इतनी बातें नहीं हो पाती, जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता। बट आलम को लगता है कि ताजदार जो होता है उस दुकान में काम करता है। व्यूअर्स हम यहाँ पे इन दोनों की बातचीत और नैन मटकों से ये समझ जाते हैं कि अब सिर्फ ताज ही नहीं, यहाँ पे उसकी जो मतलब ताज के साथ जो लड़की थी वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, मतलब एक दूसरे को वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है बेबो जान के ऊपर। कुछ क्रांतिकारियों से मिलने के लिए आए थे, जहाँ पे वो उनको किताब देती है और साथ ही साथ ये खबर भी देती है कि आज अंग्रेज सूट का ऑर्डर दे सकते हैं, अगर वो हमारे 10 आदमी मारते हैं तो हम एटलीस्ट उनके 6 आदमी तो मारेंगे। जहाँ पे उनको किताब पकड़ाती है तो वहाँ के जो क्रांतिकारी के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि अब किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वहाँ पे वो तुरंत उस किताब को खोल के दिखाती है, उसके अंदर एक पिस्तौल होता है, जहाँ पे वो ये कहती है कि मैंने बहुत टाइम से पिस्तौल को छुपा के रखा था, आज इसका काम आने का ज़रूरत आ चुका है, अब इसको यूज़ कीजिए। फिर बेबो जान को हम समझ पाते हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश को आज़ाद करना चाहती थी। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए सीन फिर से यहाँ पे ताजदार और उन लड़की के ऊपर आ जाता है, मतलब बेबो जान की छोटी बहन के ऊपर, जहाँ पे वो उस किताबों का प्राइस पूछते हैं उस दुकानदार से। पर यहाँ पे जो ताजदार होता है वो बोलता है कि ये आप मेरे सैलरी से काट दीजिएगा, ये आप हमारी तरफ से गिफ्ट ले जाइए। पर यहाँ पे उसको ये कहती है कि अगर इस तरह से मैं और 2 मिनट इस दुकान में रही तो आपकी सैलरी नहीं आपकी गर्दन भी कट जाएगी। और ये कहते हुए वहाँ से दुकान से निकल जाती है। और आगे जाके वो जैसे थोड़े से आगे चौराहे पे पहुँचती है तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के बीच और क्रांतिकारियों के बीच में बहुत जोर से हाथापाई होने लग जाती है, जहाँ पे ताजदार आके
आलम को बचाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक देखता है कि एक अंग्रेज़ एक इंसान को, वहाँ का जो आदमी था उसको मारने लग जाता है, आम आदमी को। तो ताजदार वहाँ पे उसको कहता है कि आप यहाँ पे ठहरिए, और जाके उसको बचाने लग जाता है। पर जब वो रिटर्न आता है तो उसी वक्त वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे आलम नहीं होती है, और वहाँ पे आलम का जो रुमाल होता है वो गिरा हुआ होता है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो पार्ट 2 जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। और हाँ, मेरे चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।